नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं। हर परिवार अपने स्तर पर उसकी तैयारियां कर रहा है। खुशियों का माहौल है और हर तरफ एक उत्साह का वातावरण है। इस वातावरण में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है, विकासात्मक दोष है, ऑटिज्म है, डेवलपमेंटल डिले है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो उस स्थिति में उस परिवार का वातावरण थोड़ा अलग होता है और आज हम ऐसे ही परिवार के वातावरण में नवरात्रि के माहौल का लाभ उठाने की बात करेंगे। यानी कि इस उत्साह के माहौल में, इस खुशियों के माहौल में हम और हमारा परिवार किस तरह से खुशियों के साथ साथ उस माहौल का फ़ायदा बच्चे के विकास के लिए उठा सकते हैं, बच्चे के विकास को गति दे सकते हैं। हम इस माहौल का उपयोग करके उसका फ़ायदा उठाकर बच्चे के संज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, उसके बौद्धिक स्तर में वृद्धि कर सकते हैं, उसके माहौल का फ़ायदा उठा सकते हैं कि इस माहौल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, विषय पर आने से पहले हम कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तैयारियां यानी कि हम उस माहौल का लाभ कैसे उठा सकेंगे। नवरात्रि है, चारों तरफ एक उत्साह का माहौल है, रोशनी है, ध्वनियाँ हैं, चहल पहल है। इस माहौल में हम कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे, उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होंगी। वो तैयारियां क्या होंगी, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे संवेदनशील होते हैं। संवेदनशील होते हैं आवाज़ों के लिए। अलग अलग तरह की आवाज़ उनको विचलित कर सकती है। भीड़ के लिए संवेदनशील होते हैं। भीड़ भरा माहौल उनको पसंद नहीं होता है, भीड़ से बचते हैं, भीड़ में जाते ही रोने लगते हैं या भीड़ को अवॉइड ही करते हैं, पसंद ही नहीं करते वहाँ जाना। इस तरह की संवेदनशीलता हो सकती है या किसी और तरह की संवेदनशीलता हो सकती है। हम अपने बच्चे के बारे में जानते हैं तो हमें उसको ध्यान में रखकर, उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर तैयारियां करनी होंगी कि हम इस नवरात्रि के माहौल का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सुरक्षा का। कोरोना का वातावरण है, शंका है कि कोरोना की तीसरी लहर फिर से ना आ जाए, तो हम सुरक्षित रहकर, परिवार को सुरक्षित रखकर इस माहौल का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। हमें उठाना है, परंतु ये भी ध्यान में रखना है कि इस तरह की कोई लापरवाही ना हो कि हमारा परिवार ख़तरे में आ जाए, हमारा बच्चा ख़तरे में आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सुरक्षा के सारे इंतज़ाम करेंगे। आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस रखेंगे, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करेंगे, मास्क लगाएंगे और भीड़ में जाने से बचेंगे। भीड़ में जाने से बचेंगे तो दो फ़ायदे हैं। एक तो कोरोना के संक्रमण से बचेंगे, दूसरा अगर हमारा बच्चा भीड़ को पसंद नहीं करता है तो हमें वो भी लाभ मिलेगा कि हम उसके बच्चे की परेशान होने की वजह से हम भी परेशान नहीं होंगे। दूसरी जो सावधानी है वो है ध्वनि यानी आवाज़। दोस्तों, जहाँ पर भी प्रतिमा की स्थापना होती है वहाँ पर सजावट होती है। बहुत तेज़ ध्वनि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भजन बजाए जाते हैं। बच्चों को ये तेज़ आवाज़ कई बार पसंद नहीं होती है, वो उस ध्वनि से बचना चाहते हैं, कानों पर हाथ रख लेते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चे को कम से कम समय उसके नज़दीक ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दूर रखें, इतना दूर कि वो आवाज़ उसको इरिटेट ना करे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हम एक सुरक्षित स्थान से आशा ये है कि ऐसी जगह जहाँ पर आवाज़ भी ना हो, भीड़ भाड़ भी ना हो और हम वहाँ पर खड़े होकर
प्रतिमा को, माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्पष्ट रूप से देख सकें। बच्चे को आसानी से वो वहाँ से दिखाई देनी चाहिए। वो हमारी गोद में हो सकता है, गाड़ी के ऊपर खड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो उसको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, ताकि जब हम उससे बात करें तो वो जिसके बारे में हम बता रहे हैं उस चीज़ को स्पष्टता देख सके, साफ साफ देख सके। तो दोस्तों, जब हम कुछ बता रहे हैं, कुछ तैयारियां कर रहे हैं, तो उस तैयारियों में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम मानसिक रूप से तैयार हों उन चीज़ों के लिए। हम ये तय कर ले कि हमें बच्चे को क्या बताना है, कितना बताना है, कैसे बताना है। ये हमारी मानसिक तैयारी होती है। एज अ पालक, एज अ पेरेंट्स, एज अ माता पिता, हम ये तय कर लें कि हमें बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसे देनी है, कब देनी है, कहाँ देनी है, ये हम अपने मस्तिष्क में तय कर लें। कौन देगा, माँ देगी या पापा देंगे, ये तय कर लें। और पांचवा हो रहा अंतिम बिंदु कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर हम आज झांकी दर्शन के लिए निकले हैं और आज हमने बच्चे को एक इन्फॉर्मेशन दी है, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उसकी पुनरावृत्ति कब होगी? कई बार हो सकती है। जब तक कि हम घर लौट के आए तब तक कई बार हो सकती है, घर लौटने के बाद भी हो सकती है, और दूसरे दिन सुबह हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या देखा था, कहाँ देखा था, कितना देखा था, कैसे देखा था। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने उसको दी थी उनमें से कितना याद है, इसका मूल्यांकन हमें करना होगा एक नियमित अंतराल पर। तो दोस्तों, ये तो थी तैयारियों के 5 बिंदु। अब आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं वो 10 बिंदु जिनका हम नवरात्रि में उपयोग कर सकते हैं। वो क्षेत्र, वो सूचनाएं जिनको हम 10 भागों में वर्गीकृत किया है, उनका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चे को नवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बताएंगे। कोई कहानी जो आपको मालूम होगी, नहीं मालूम है तो आप नेट से देख सकते हैं, किसी और से पूछ सकते हैं। वो कहानी, एक छोटी सी कहानी, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो कहानी उसको बता सकते हैं। नवरात्रि 9 रूपों की पूजा अर्चना है। किसके? माँ दुर्गा के, माँ पार्वती के 9 रूपों की पूजा अर्चना है। 9 दिन तक हर रूप अलग अलग होगा और किस दिन कौन सा रूप होगा ये उसको बताना है। उदाहरण के लिए, पहला दिन शैलपुत्री, माँ दुर्गा का पहला नाम। तो शैलपुत्री क्यों कहा गया है? तो पहले बिंदु में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का परिचय कराएंगे। यहाँ रूपों का परिचय से आशय है उनका नाम और वो नाम क्यों पड़ा, इतना, बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी है। दूसरे बिंदु में हम उन 9 रूपों में अलग अलग वेशभूषा है, अलग वेशभूषा की विशेषताएं हैं, हम उनके बारे में परिचय देंगे। हमें हर इन्फॉर्मेशन, हर बिंदु में, हर इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 बिंदु देने हैं, 5 वाक्य बोलने हैं, सरल वाक्य, स्पष्ट वाक्य बताने हैं। तो हम यहाँ पर वेशभूषा के बारे में बताएंगे, जैसे माँ दुर्गा ने इस अवतार के रूप में क्या पहना है, किस रंग का है, उसे क्या कहते हैं। इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं बच्चे को दीजिए। जब हम माँ दुर्गा की झांकी या उसका कोई फोटो देख रहे हैं, जिस रूप को देख रहे हैं, उसके साथ कुछ सहचरित्र होते हैं। सहचरित्र से आशय माँ दुर्गा का राक्षस को वध करते हुए चित्रण। वो राक्षस कौन है, माँ दुर्गा उसे क्यों मार रही हैं, ये एक संक्षिप्त जो परिचय है सह पात्रों का, उनका परिचय दे सकते हैं हम लोग। वो राक्षस क्यों हैं, देवी और राक्षस में क्या अंतर है, ये हम बहुत संक्षिप्त में बता सकते हैं। सहचरित्र में
हम अगर कुछ और नहीं है तो माँ दुर्गा की सवारी है शेर, हम उसका परिचय दे सकते हैं कि वो किस पर बैठी हैं, शेर पर। तो इस तरीके से हम उसके सह पात्र जो हैं माँ दुर्गा के साथ में जो पात्र बताए गए हैं उनका परिचय भी देंगे। तीसरा बिंदु ये है। चौथे बिंदु के अंतर्गत हम झांकी या चित्र में दर्शाई गई घटना, ज़रूरी नहीं है कि वो घटना हो, सिंपल फोटो भी हो सकता है, परंतु अगर कोई घटना उसके पिक्चर में दर्शित है, झांकी में दर्शाई गई है, तो हम उस घटना की संक्षिप्त कहानी उस बच्चे को बताएंगे। संक्षिप्त शब्दों में बताएंगे, आसान शब्दों में बताएंगे और उसका पूरा चित्र उस बच्चे के सामने खींचेंगे। हम अपने बच्चे के सामने उस घटना का चित्र खींचेंगे ताकि वो उस जो चित्र सामने प्रतिमा दर्शित है या जो अवस्था दर्शित है उसको वो बेहतर समझ सके। दोस्तों, नवरात्रि में जो समाज का माहौल होता है वो होता है झांकियों की वजह से। हर मोहल्ला या ग्रुप अपने सामर्थ्य के अनुसार साज सज्जा करता है, चित्रण करता है प्रतिमा का, घटना का या देवी रूप का। हमें कोशिश ये करनी है कि बच्चे को उस समूचे वातावरण को समझाना है। साज सज्जा कैसी है, क्या रंगों का उपयोग किया गया है, किस तरह की सजावट की सामग्री का उपयोग किया गया है, ये सारी चीज़ें हम उसको बता सकते हैं। अगर बल्ब लगे हैं तो किस तरह के बल्ब लगे हैं, लाइट लगी है, सजावट में झालरों का उपयोग किया गया है तो कौन सी झालर है, बल्ब वाली है या एलईडी वाली है, इंडियन है या चाइनीज़ है, हम ये भी बता सकते हैं कि ये हमारे देश में नहीं बनती है, ये हम बाहर से मंगाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है हम देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमारे मन में ये सवाल हो सकता है कि इन सब सूचनाओं का फ़ायदा क्या। तो दोस्तों, कोई भी सूचना सिर्फ इसलिए नहीं ली जाती है कि कोई फ़ायदा हो तो ही लेंगे। हमने जीवन में अब तक जो भी सीखा है और जो भी सूचनाएं ग्रहण की हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि वो हमारे फ़ायदे के लिए है या नहीं है। जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन काम आती है और ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना ही हमारा ज्ञान होता है। ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन ही हमारे ज्ञान को समृद्ध करता है और हमारी क्षमताओं को बढ़ाता है। तो हमें बगैर ये सोचे समझे कि वो उसके काम का है या नहीं है, सूचना देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इन्फॉर्मेशन देने से ये पहले देख लें कि क्या हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उससे बेहतर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, या हमें दो इन्फॉर्मेशन में से पहले किसको देना है, ये चुनाव हमारा है। हम उपयोगी सूचना को छोड़ दें और अनुपयोगी को दें या कम उपयोगी को दें तो ये हमारा दोष है, सूचना का दोष नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि सूचना देनी है, एक उपयुक्त क्रम में देनी है और अवश्य देनी है। छठे बिंदु में हम ये देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि हर झांकी में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से कुछ भजनों का प्रसारण किया जाता है। अलग अलग भजन होते हैं, अलग अलग शैलियाँ होती हैं, अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं, अलग अलग वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है, अलग अलग गायक उसको गाते हैं। तो उनमें अंतर करने की सूचना, इन्फॉर्मेशन हम बच्चे को दे सकते हैं। कौन गा रहा है, महिला या पुरुष, क्या गा रहा है, शब्दों के बारे में वो शब्द हम बता सकते हैं कि उस भजन में माँ दुर्गा के किस रूप का वर्णन किया गया है, माँ काली का या माँ शैलपुत्री का, किसका। तो हम ये इन्फॉर्मेशन उस भजन में, ध्वनि में जो दिया गया है उसके बारे में हम बच्चे को बता सकते हैं। इसके साथ साथ जो ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर या जो भी मशीन दिख रही है वहाँ पर, साउंड बॉक्स, हम उनके बारे में भी बताएंगे कि वो जो काला सा डिब्बा दिख रहा है जिसमें से आवाज़ आ रही है उसे साउंड बॉक्स कहते हैं।
अगर गोल लगा है तो वो लाउड स्पीकर है। इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हम देंगे, हमें देना चाहिए। 7वें बिंदु के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम जिन परिवारों में व्रत रखा जाता है, नौ दुर्गा का नवरात्रि का व्रत रखा जाता है, वहाँ पर फलाहार बनाया जाता है, खाया जाता है। तो वो फलाहार क्यों, कैसे बनाया, उसको हम खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, फलाहार क्यों खा रहे हैं, इसके बारे में बच्चे को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अब फलाहार में क्या खा रहे हैं इसके बारे में भी उसको जानकारी देनी चाहिए, चाहे वो फल हो, साबूदाने की खीर हो या कुछ और हो, साबूदाने की खिचड़ी हो या कुछ और हो, जो भी आप खा रहे हैं वो उसको बताना चाहिए। यहाँ बताने का आशय ये है कि जब वो उन चीज़ों को खा रहा है तो उसको स्वाद भी आएगा, उस स्वाद का अंतर करना हमको बताना है कि मीठा है, नमकीन है, कौन सा स्वाद है, किस चीज़ का स्वाद कैसा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें समाहित कर सकते हैं, उसके प्रसाद या फलाहार को संलग्न करके। इसके माध्यम से हम उसको स्वाद और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं, उसकी सामग्रियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो ये बिंदु ऐसा है जो देखने और सुनने के अलावा इन्फॉर्मेशन देता है, स्वाद से संबंधित इन्फॉर्मेशन देता है, जिसका उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। 8वें बिंदु के अंतर्गत हम पूजन प्रक्रिया और पूजन सामग्री के बारे में बात करते हैं। पूजन का समय क्या होता है, कैसे की जाती है, कौन कर सकता है, कैसे करना है, और जब हम पूजन कर रहे हैं तो हमारे पूजन में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हमें करना चाहिए। ये सारी सामग्री उसको परिचित होनी चाहिए, उससे परिचित हमें कराना है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो बच्चे को हम इन सारों चीज़ों के बारे में 9 दिन तक लगातार हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि 9 दिन में वो पूरी पूजन प्रक्रिया को समझ सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। भले ही वो पूजा ना कर पाए, याद ना रख पाए सब चीज़, लेकिन उसके ज्ञान में कुछ तो वृद्धि होगी ही होगी। 9वें बिंदु के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि झांकी में या चित्रों में कुछ अस्त्र शस्त्र का चित्रण किया जाता है, यानी माँ दुर्गा के हाथ में त्रिशूल दिखाया जाएगा या तलवार दिखाई जाएगी या कुछ और इस तरह का। तो जो भी अस्त्र अलग अलग रूपों में उनके द्वारा उपयोग किया गया है, उसका विवरण से आशय उसका परिचय है, वो क्या है, कैसे बनता है और किस काम आता है। हम संक्षिप्त में ये जानकारी बच्चे को दे सकते हैं। यहाँ आशय हरगिज़ ये नहीं है कि बच्चे को हमें लड़ना सिखाना है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो सामने है उसके बारे में उसे मालूम होना ज़रूरी है। माँ दुर्गा काली रूप में किस अस्त्र का उपयोग कर रही है ये उसे मालूम होना चाहिए, किस रूप में किस अस्त्र का उपयोग हो रहा है ये उसे मालूम होना चाहिए, किस रूप में किस वाहन का उपयोग कर रही हैं ये मालूम होना चाहिए, उनके पैरों के तले कौन पड़ा है मालूम होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन देखिए, इनका जीवन में भले ही कोई उपयोग हो ना हो, परंतु सामान्य ज्ञान के तौर पर उसे ये मालूम होना चाहिए। 10वें और अंतिम बिंदु के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि हमने 9 रूपों की व्याख्या की, कुछ घटनाक्रम बताया, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है ये बताया, और अंत में इन सारे घटनाक्रम से हमें क्या सीखने को मिला। सत्य की असत्य पर विजय। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चे को आउटपुट के रूप में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पर दशहरा समापन है नवरात्रि का, तो दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा के प्रमुख पात्र कौन से हैं? भगवान राम,
रावण, मेघनाथ, लक्ष्मण जी, कुंभकर्ण वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे पात्र हैं उसमें। उन पात्रों की भूमिका क्या है, उसकी एज और उसकी समझने की क्षमता के अनुसार उसको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। रावण को क्यों मारा? क्योंकि रावण ने अधर्म किया था। तो यहाँ पर ये बिंदु हमें बच्चों को बताना चाहिए ताकि उनके ज्ञान में वृद्धि हो। और जो संलग्न जानकारियाँ हैं, स्वाद की, रंग की, आकार की, रूप की, वो दैनिक जीवन में भी उपयोगी होती हैं, ये हम जानते हैं। हर रंग का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, आकार का उपयोग होता है, स्वाद का उपयोग होता है, तो घटनाओं का उपयोग होता है। तो उनका हम अपने दैनिक जीवन से संलग्नता स्थापित कर सकते हैं, उनको उसको दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं, जिसके आधार पर बच्चे के विकास को मदद मिलती है, उसको सीखने में मदद मिलती है, समझने में मदद मिलती है और वो बेहतर तरीके से डेवलप होता है। तो दोस्तों, हम लोग अगर ये छोटी सी कोशिश करें कि 10 दिन में बच्चे को इन्फॉर्मेशन दें और उसको ज्ञान में वृद्धि करें। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मान लीजिए हमने 10 दिन में नवरात्रि और दशहरा मिला के 10 दिन में 10 करके रोज़ 10-10 सूचनाएं दी और 10 दिन में हमने उसको 100 सूचनाएं दी, 100 बिंदु हमने उसको बताए। और जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 100 में से 20 उसको याद हैं या 40 उसको याद हैं। हो सकता है बच्चे को 50 भी याद हो, 60 भी याद हो, पर हम कम लेके चल रहे हैं, तो बच्चे को 40 याद हैं। तो हम इसका आशय क्या लगाएंगे? इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि हमने बच्चे के इस ज्ञान को 40% बढ़ा दिया है मात्र 10 दिन में। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन मौका है कि हम इसका लाभ उठाएं, नवरात्रि के पर्व का लाभ उठाएं। हम पूजा इसलिए करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो आप ये प्रयास अवश्य करें, आपको बच्चे के विकास में इससे फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इतना रिच, इतना समृद्ध वातावरण जिसमें हर तरह की सूचनाएं होती हैं, हर तरह से आशय देखने के लिए बहुत कुछ होता है, सुनने के लिए बहुत कुछ होता है, स्वाद के लिए बहुत कुछ होता है। अगर गरबा होता है तो आप देखिए कि उसमें नृत्य होता है, उस नृत्य के माध्यम से शारीरिक विकास होता है। अगर आपको मौका मिलता है कि आपकी कॉलोनी में गरबा हो रहा है, नृत्य हो रहा है, तो आप बच्चे को मौका दें। इन 10 दिनों में उसके संपूर्ण विकास का अवसर है, सामूहिक विकास का अवसर है, सर्वांगीण विकास का अवसर है। इस चीज़ को आप समझिए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये अंक आपको अच्छा लगा होगा, आप इसका पूरा लाभ भी उठाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा, आपने इसका उपयोग किया कि नहीं किया, अगर किया तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। चुनौतियाँ बहुत होंगी दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन मूल उद्देश्य होगा हमारा बच्चे को इन्फॉर्मेशन देना, उसके लेवल पे देना। अगर आपको किसी चीज़ में कोई समस्या आती है तो हमारे आप जो पहले के वीडियोस हैं, संप्रेषण कौशल वाले, व्यवहार वाले, उनको देखकर मार्गदर्शन ले सकते हैं। और अगर कुछ ख़ास है तो आप हमसे आगामी अंकों में पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को ले, हम आगामी अंकों में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगले अंक में हम बात करेंगे ऑटिज़्म इंटरवेंशन की। अभी तक सारे अंकों में हम बात कर चुके हैं ऑटिज़्म की पहचान, ऑटिज़्म का टेस्ट, ऑटिज़्म का समझ, ऑटिज़्म के बारे में हमारी समझ। आने वाले अंक में हम ऑटिज़्म कैसे दूर किया जा सकता है, उसको दूर करने की प्रक्रिया क्या होगी, क्या होनी चाहिए, उसमें किस किस की भूमिका होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन उसके बारे में क्या मार्गदर्शन देता है, इसके बारे में हम आगामी अंक में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को हर ज़रूरतमंद परिवार तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। उम्मीद है ये समय आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, आप इससे बहुत कुछ बच्चे को सिखा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद।